नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी और आज हम बात करेंगे क्लास 7 संस्कृत में वर्ण विचार और उच्चारण स्थान के बारे में। आप जब एग्जाम देने आएंगे, चाहे आपका 7th क्लास का एग्जाम हो, चाहे 8th क्लास का एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी संस्कृत का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे रीट या यूपी टेट आप संस्कृत से दे रहे हो, चाहे आप केवीएस का या नवोदय विद्यालय का संस्कृत से एग्जाम दे रहे हो, आपको वर्ण विचार और उच्चारण स्थान दोनों पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से 3 से 4 सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में, हर तरीके के एग्जाम्स में, और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आज कि कैसे आप इनको पहचानेंगे और कैसे आप इनको एग्जाम में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार वर्ण विचार में से सवाल आएंगे और किस प्रकार उच्चारण स्थानों को आप याद रख पाएंगे। क्लास 7 का हम देख रहे हैं आज ये परिशिष्ट। एक्चुअल में बीच में परिशिष्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं और संस्कृत ग्रामर बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, संस्कृत ग्रामर के आपके आधे सवाल आते हैं और आधे सवाल आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर वाले। तो संस्कृत ग्रामर भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण विचार। ये सभी क्लासों में आता है। क्लास कोई सी भी हो आपकी, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी हो, टीचर भर्ती का, आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, इसके अलावा आपके टीजीटी पीजीटी संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, आपके वर्ण विचार में से सवाल अवश्य आते हैं। यहां आपको शुरू से इसकी ग्रामर करा रहा हूं, इसलिए कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। शुरू से आप सीख लेंगे तो आपको इसमें से आने वाले सभी क्वेश्चन आप कर जाएंगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि कौन सा सवाल आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला है जो बता सकूं आपको, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ा दूंगा उसको अगर आप ठीक से पढ़ गए तो फिर एग्जाम में सवाल कहीं से भी आ जाए आप उसमें चूकेंगे नहीं, आपका जवाब भी सही होगा अगर आप ठीक से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। देखिए, रीट आप एग्जाम दो, यूपी टेट का दो, आप एमपी टेट का दो, सी टेट का दो, संस्कृत में आपके इसमें से सवाल बहुत आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचार यानी कि वर्णहा। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां कह रहा है कि संस्कृते इदानीम 48 वर्णानाम प्रयोग है भवति। संस्कृत में यहां 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। 48 वर्ण होते हैं। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन और तीसरे होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अब स्वर देख लेते हैं। स्वर कितने हैं? तो स्वर कुल 13 बताए गए हैं। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटेंगे। 5 तो आपके ह्रस्व स्वर और 5 आपके दीर्घ स्वर। तो 8 और 5 मिलाकर के आपके हो गए 13। अब इनको याद भी आप ऐसे ही कर लीजिए। देखो, ह्रस्व स्वरों की एक पहचान देख लो, किसी को याद नहीं रहता है। तो वैसे तो सबको याद रह जाता है, फिर भी कुछ भाई बहनों को याद नहीं रहता है, उनको ट्रिक चाहिए होती है। तो देखो, ये 5 जो ह्रस्व स्वर हैं, इनमें कहीं भी ना तो साइड में कोई मात्रा है, ना ऊपर कोई मात्रा है, ना अगल बगल में कोई मात्रा है, केवल नीचे एक मात्रा है। ठीक है, तो ए ई उ री लृ, ये आपके 5 हो गए ह्रस्व वर्ण। दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर के बाद हम देखेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कुल 8 होते हैं। इसमें देखो आप, इनके बगल में और ऊपर मात्रा मिलेगी सबके। आ ई उ री में देखो 2 मात्राएं। एक तो आपके ये नीचे वाली मात्रा देखो, ये दिख रही होगी आपको, है ना। ए ये अपने आप एक मात्रा इस तरह की लगती है ऊपर। आई ये 2 मात्राएं होती है, इसलिए इसको इस तरह लिखा गया है, ओ और औ। ठीक है, आ ई उ री ए यानी कि आई ओ औ, ये आपके 8 हो गए दीर्घ स्वर। अब व्यंजन की बात करें, व्यंजन होते हैं 33। ये याद कर लेना, आप सीधे सीधे आपके सवाल पूछ सकता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन देखो, अब वर्गीय व्यंजन इनको कहते हैं अपन। ये हो गए आपके 25। वर्गीय व्यंजन क्यों होते हैं? ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा वर्ग है एक। ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो देखो, इसको अपन ऐसे लिखेंगे क वर्ग। तो ये वर्गीय व्यंजन हो गए। क वर्ग का मतलब क ख ग घ ग, ये सारे के सारे हो गए। अब इनको याद करने का एक तरीका और क्या है आपके, इसको आप शॉर्ट कर ले कु चू टू तू और पू। कैसे? क वर्ग, च से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग। अब इतना तो आप याद ही कर ही सकते हैं। ये कुचू टू तू पू, इसको इस तरह याद कर लीजिए आप, कुचू टू तू पू। कैसे? क वर्ग हो गया, च से च वर्ग हो गया, ट से ट वर्ग हो गया, त से त वर्ग हो गया, प से प वर्ग हो गया।
ओके, तो ये 25 तो हो गए आपके इस तरीके के व्यंजन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन भी आप इनको कह सकते हैं। इनको आप वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसका एक नाम और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो भी काफी सारे एग्जाम में आपके आता है। तो इनको हम कहेंगे स्पर्श वर्ण। क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण, ठीक है ना, टचिंग वर्ण। या फिर से देख लीजिए आप इनको, यहां साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं, स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण कुल कितने हैं? 25। वर्गीय व्यंजन कुल कितने? 25। कौन से? कू चू टू तू पू, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अवर्गीय व्यंजन जो वर्गों में नहीं है, वर्ग से अलग है। वर्ग मतलब जोड़ा, जो वर्ग में नहीं है, वर्ग से अलग है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगल है, तो ऐसे 8 हैं। 4 तो अंतःस्थ हैं, 4 है ऊष्म। अंतःस्थ इनकी आवाज अंदर से निकलती है, र य र ल व, ये हैं। तो ये यण संधि में भी काम आते हैं हमारे, ठीक है। और 4 है ऊष्म, जिनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती हो। देखो श श स ह, इनमें सब में हवा निकल रही है ना मुंह से गर्म, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहेंगे। तो क्लियर हो गया। स्वर कितने हुए आपके? 13। 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ। व्यंजन कितने हुए आपके? 33। 25 आपके हो गए स्पर्श वर्ण या फिर वर्गीय व्यंजन, 8 हो गए आपके अवर्गीय व्यंजन, जिसमें से अंतःस्थ और ऊष्म आपके ये 4 हो गए। तो पूछ सकता है अवर्गीय व्यंजन के भाग कौन कौन से हैं, तो अंतःस्थ और ऊष्म आपके अवर्गीय व्यंजन के भाग हैं। इस प्रकार कर सकते हैं आप। अयोगवाहो, अयोगवाह कितने हैं? अनुस्वार। अनुस्वार ये बिंदी ऊपर होती है ना, जैसे अपन लिखते हैं किसी को, मान लीजिए संघार, तो ऊपर में बिंदी लगाई अपन ने, ये संघार, तो ये जो आपका ये अनुस्वार हो गया, ठीक है। और विसर्ग, ये विसर्ग पीछे लगी रही है 2 बिंदियां, इनको विसर्ग कहेंगे हम। तो अयोगवाह 2 हो गए, अनुस्वार और विसर्ग। अब बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। उच्चारण स्थान में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो, वर्ण अभिव्यक्ति प्रदेश स्थान हम कहते थे। वर्ण अभिव्यक्ति, वर्णों की अभिव्यक्ति जिस भी स्थान से होती है उसको हम उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अब वर्णों की अभिव्यक्ति जिस भी स्थान से होती है उसको उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इस श्लोक में देखो, अष्टौ स्थानानि वर्ण वर्णानाम, 8 स्थान है जहां से वर्णों को बोला जाता है। पहला है उर, दूसरा है कंठ, तीसरा है शिर, चौथा है जिह्वामूल, 5वां है दंत, छठा है नासिका, 7वां है ओठ और 8वां है तालु। तो नीचे भी दे रखे हैं उर, कंठ, शिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओठ और तालु। ये 8 ऐसी जगह हैं जहां से उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो कुल उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 8। यहां पर तो कुल उच्चारण स्थान माने गए हैं 8। लेकिन जब हम बड़ी क्लासों की बात करते हैं, यहां कहीं और की बात करते हैं, तो उच्चारण स्थानों की संख्या हो जाती है कितनी? 7, ठीक है। उसमें से आपके उर को, इस उर को स्थान नहीं माना जाता, फिर वो होते हैं आपके कंठ, शिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओठ और तालु। तो वहां से उर हटा जाता है। तो जहां से 7 माने वहां उर नहीं है, जहां 8 माने वहां उर है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान, क्लास 7 की ग्रामर की बात कर रहे हैं। 7वीं क्लास में क्वेश्चन आएगा तो आपको 8 बताना है, ठीक है। उच्चारण स्थान कुल 8 ही बताए गए हैं। चलिए अब इनका और डिटेल देखते हैं। तो देखो, ये उच्चारण स्थान है आपके। कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से हैं? ए, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, विसर्ग, है ना। इनको हम कंठे भी कह सकते हैं। तालु, जो तालु से बोले जाते हैं, तो ये तालु से बोले जाने वाले हैं। ई, च, छ, ज, झ, य, श, इनको तालव्य भी हम कह सकते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है आपके। फिर है मूर्धा, जो मूर्धा से बोले जाते हैं, तो री, री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सभी वर्ण आप उनके उच्चारण स्थान के अनुसार ही याद आपको करने पड़ेंगे। इनको मूर्धन्य कहते हैं। तो दंत से बोलने जाने वाले या दंत कौन कौन से हैं? लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स, ठीक है, इनको दंत्य कहते हैं। अब ओठ से, यानी कि होठों से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, वो भी आप देखो। ये होठों से बोले जाने वाले वर्ण है ना। दंत से बोले जाने वाले बता दिए। ओठ से बोले जाने वाले कौन से हैं? उ, प, प, ब, भ, म, ये ओठ से बोले जाने वाले। नासिका से या कंठ आदि से बोले जाने वाले कौन से हैं? य, ङ, ण, न, म, ये नाक से बोले जाते हैं। नाक और मुंह से बोले जाते हैं, नाक और कंठ से बोले जाते हैं, वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। कंठ और तालु से बोले जाने वाले ए और ऐ, ये 2 ही वर्ण है जो कंठ और तालु से बोलेंगे, जिनको कंठ तालव्य कहेंगे। ओ, औ, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, 2 ही वर्ण कंठोष्ठ कहेंगे। दंतोष्ठ से बोले जाने वाला एक ही वर्ण है व, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछा जाता है इसका। अनुस्वार आपको सबको पता है, बिंदी होती है, नासिका से बोला जाता है, इसको नासिक्य कहते हैं। तो
ये आपके अनुसार वर्ण हो गए। लेकिन यहां हमारा काम इतने से नहीं चलने वाला। अब उच्चारण स्थान यहां भी देखेंगे, इनको भी समझ लो। देखो, जहां प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कुल 7 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। ऊपर आपको बताया था कितना, 8। लेकिन पाणिनि शिक्षा में उरस को भी अष्टम उच्चारण स्थान माना गया है। तो पाणिनि तो क्या कहता है, ऊपर मैंने कुछ उल्टा बता दिया होगा, पाणिनि कहता है 8, लेकिन वैसे कितने उच्चारण स्थान, 7। ठीक है, कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थान वाले भी होते हैं, है ना। सवर्ण संज्ञा में इन 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग होता है। तो सवर्ण संज्ञा के हिसाब से तो कितने हैं, 7। अगर आपसे पूछे सवर्ण संज्ञा के हिसाब से उच्चारण स्थान कितने, तो आप बोलेंगे 7। कोई पूछे पाणिनि शिक्षा के हिसाब से उच्चारण स्थान कितने, तो बोलेंगे आप 8। 8 कौन कौन से हैं? देखो, 8 में यहां पर आप उर और जोड़ देना, उर, है ना। उर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, नासिका और जिह्वामूल, ये हो गए आपके 8। और सवर्ण संज्ञा के हिसाब से पूछे तो उर को हटा देना आप, ये आपके 7 हो गए। अब इनको सूत्र आपको दिया है याद करने के लिए, ठीक है। तो देखो, ये सूत्र के लिए हम ऊपर ही चलते हैं, यहां पर आ जाएंगे। ये आपकी 7वीं क्लास में दे रखा है। तो ये है अ, आ, क, ख, ग, घ, घ, ह और विसर्ग। तो देखो, इसको हम सूत्र कैसे याद करेंगे, अ कुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इसको नीचे देखो आप, ये रहा सूत्र इसका, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इसमें आ गया। क्या वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए, क, ख, ग, घ, गा। देखो ऊपर आओ, ये रहे अकु विसर्जनीय नाम में आ, तो आपके ये आ गया आ और आ। ठीक है, ये तो हो गया आपके आ। कु यानी कि कै वर्ग, कै कै गे गे गे। ठीक है, हा, है ना, अकु है ना, ये वाला हा, तो ये आपके आ गया हा। विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। इस प्रकार आप याद कर लेंगे इनको। ठीक है, अब इसका सूत्र, अब ये है नीचे वाला, इसका सूत्र क्या है, इचुई शानाम तालु, ई चुए शानाम तालु। कैसे याद करोगे आप, ई में तो दोनों ई आ गई, चू से मतलब च वर्ग, च छ जय जय ये, ठीक है ना, ये इचू ये से ये वाला ये, शा से ये वाला शा। तो इचू शा नाम तालु, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण है। तो ये सारे के सारे आपको याद नहीं कर पाते हो आप, तो सूत्र में याद कर लो, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचू शा नाम तालु। अब ये री और री, तो इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, देखो ये री टुरशा नाम मूर्धा। तो देखो कैसे याद होगा आपको, री से आपके दोनों री आ गए, है ना। टुरशा नाम, टुरशा में टू आ गए ना, तो ये टे वर्ग हो गया, तो टे ठे डे ढे ने, रा, ये रा आपका आ गया, और शा नाम शा, ये आपके शा आ गया। तो री टुरशा नाम मूर्धा, तो ये आपके मूर्धा से बोले जाने वाले या मूर्धन्य बोले जाने वाले। अब क्लास में सवाल आ जाए कि निम्न में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, तुरंत सूत्र बोलो, री टुरशा नाम मूर्धा। री मतलब री और री, टू से टे टे डे ने, रे से रे, श से श। ठीक है, अब इसके अलावा कोई वर्ण आ रहा है तो वो मूर्धा नहीं होगा, तो फटाफट वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से पकड़ सकते हैं। अब लिरी त थ द ध न ल स, ये दंत है, तो इसका सूत्र याद करो आप। तो इसको कैसे सूत्र याद करोगे, लिरी तुलसा नाम दंता, है ना। तो लिरी से तो आपका ये लिरी आ गया, तुलसा में तू है, तो ये तय वर्ग हो गया पूरा, तय थे दे दे न, ले, इस ले से ये ले, और ये से इस से हो गया, लिरी तुलसा नाम दंता, ये इसका सूत्र हो गया। उपउब्ध मानिए ओष्ठौ, इसका सूत्र दे रखा है, देखो ये नीचे आ जाओ इसका, ये ना, पूपधमानीय नाम ओष्ठौ। तो इसमें आपके उ और पै वर्ग आ गया, तो यहां आ जाओ, उ आ गया, है ना, उ से दोनों उ हो गए, पै वर्ग पै फै बै बै मैं, तो ये आपके ओठ से बोले जाने वाले वर्ण हो गए। अब यहां देखो सूत्र से, नासिका का सूत्र क्या है, ये में नाम नासिका, तो ये आपके वर्ण पूरे हो गए, ये में पूरे के पूरे वर्ण हो गए आपके, ये नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, ये रहे पांचों के पांचों। ठीक है, पांचों ही आपके हलंत होंगे।
कंठ तालु का है ए दई तो कंठ तालु, है ना, ए दई तो कंठ तालु। देखो कंठ तालु में ए, है ना, ए दई तो, ए दई से मतलब दोनों के दोनों ए आपके आ गए इसमें, एक तो ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, तो ये आपके कंठ तालु से होगा। ठीक है, अब ये कंठोष्ठ का क्या है, ओ दऊ तऊ, दोनों के दोनों ओ आपके कंठोष्ठ से हो गए। दंतोष्टम वकारस्य दंतोष्टम, इसमें केवल व वर्णीय आएगा, हलंत है। जीवामूल जीवामूल्यस्य जीवामूलम, तो जहां भी आपको ये दोनों चिन्ह दिख जावे, है ना, किसी भी शब्द के साथ लगे, तो वो आपके जीवामूल होंगे। तो जीवामूल केवल आपके एक तो क होगा, है ना, दूसरा आपके ख होगा। ये दोनों जीवामूल शब्द केवल दो ही होंगे, इसके अलावा और कोई भी जीवामूल में नहीं आता है। अनुस्वार, नासिका से जो वर्ण बोला जाएगा अनुस्वार, यानी कि किसी भी के ऊपर बिंदी आती है तो अनुस्वार हो जाएगी। अब देखो कुछ स्थान, कुछ शब्द, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो स्थानों से बोले जाएंगे। अब जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ठीक है, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूल, ये आपके उच्चारण स्थान है। अब ये जो आपके हैं, है ना, अकु विसर्जन नाम कंठा, इचुषा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, है ना, और ये आपके लितुलसा नाम दंता, इस तरीके से उपपदमानीय दंतोष्ठव, ये आपके जो वर्ण हैं, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं आपके। ठीक, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं आपके, इचुषा नाम तालु, ये ऋतुषा नाम मूर्धा आपके मूर्धा से, लितुलसा नाम दंत है दंत से, उपपदमानीय ओष्ठव ओष्ठ से, ये मंगणम नासिका से। लेकिन इसमें कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो डबल बोले जाते हैं। देखो अब यहां क वर्ग आ गया, तो क वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक हुआ, नासिका से बोला गया, है ना, च वर्ग का अंतिम अक्षर नासिका से बोला गया, मूर्धा का अंतिम अक्षर नासिका से बोला गया, दंत का अंतिम अक्षर नासिका से बोला गया, यानी कि तय वर्ग का, और पै वर्ग का अंतिम अक्षर नासिका से बोला गया। तो ये कंठ से तो बोला ही जाएगा, लेकिन नासिका से बोला जा रहा है। देखो ये रहा, है ना, ये रहा, ये वाला यहां पे आ गया ना, देखो ये वाला वर्ण है, ये यहां पे भी आ गया। अब ये वाला वर्ण है, ये यहां पे भी आ गया, ये यहां पे भी आ गया, ये न यहां पे भी आ गया, मैं यहां पे भी आ गया। तो ये जो पांचों वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण अपने अपने उच्चारण स्थान में तो बोले जाएंगे, कंठ में, तालु में, मूर्धा में, दंत में, ओष्ठ में और नासिका में बोले जाएंगे। तो कुल ये 5 उच्चारण स्थान ऐसे हो गए जो नासिका से भी बोले जाते हैं और कंठ तालु से बोले जाते हैं। इसलिए कुल ऐसे 10 वर्ण माने जाएंगे। 10 क्यों माने जाएंगे भाई? 5 तो ये हो गए आपके, और इन्हीं को दोबारा गिनेंगे यहां पर 5 गुणा 2, तो ये 10 हो गए। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं जो जिनका उच्चारण स्थान डबल है? तो ऐसे वर्ण 10 हो गए आपके। अगर संख्या पूछे तो 10 लिखनी है, और अगर वर्ण पूछे तो ये 5 लिखने हैं, ये मैं न। ठीक है, वर्ण पूछे तो केवल 5 याद रखने हैं, संख्या पूछे तो केवल 10 बतानी है आपको। ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। क्लियर? देखो यहां लिख भी रखा है, आप पढ़ो। ये मैं न अपने वर्ण के अनुसार उच्चारण स्थान तो है ही, यानी कि जो कंठ में, तालु में भी है, लेकिन साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो गे कंठ और नासिका, ये तालु और नासिका, णे मूर्धा और नासिका, ने दंत और नासिका, मैं ओष्ठ और नासिका। तो देखो नासिका से तो बोली जा रही है। अब गे तो गे देखो कंठ में आ गया, है ना, तालु में आ गया, ये इस तरीके से आपको याद करना है। अब विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होता है उसके अनुसार उसका उच्चारण स्थान परिवर्तित होता है। ठीक है, विसर्ग जहां लग जाएगा उसका उच्चारण स्थान वही हो जाएगा। एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 32 हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान केवल एक ही है, तो वो कितने हैं? 32 हो गए। तो देखो इन 5 को हटा दो। ठीक है, इन 5 को हटा दो, बाकी सबको जोड़ दो, तो कुल मिला के आपके 32 आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके। अच्छा, एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने? 32 वर्ण है। और विसर्ग, उपपदमानीय, जीवामूल्य और अनुस्वार, है ना, 32 तो वर्ण हो गए। इसके अलावा ये भी हो गए। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं 32, 33, 34, 35, 36, इस तरह जोड़ सकते हैं, पर इस तरह मत जोड़िएगा। तो जो आपको बताया गया वही आप करिएगा। 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 10 हो गए। बताया ना, अगर संख्या पूछे, कुल वर्ण संख्या पूछे तो 10 होगी, अगर वर्ण पूछे तो आपको 5 लिखना है, ये कहिए। तो ये यहां आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए, और साथ साथ आपके हो गए वर्ण विचार क्लास 7th के, ये ग्रामर के हिसाब से। अगला जो हम एपिसोड देखेंगे
उसमें हम आपको बताएंगे कारक। तो कारक भी आपके सवाल आते हैं काफी सारे, और कारक आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।